नशरियात में दोबारा खुशामदीद सामिन मोहतरम। आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामिन मोहतरम, सुबह से आप चूँकि नशरियात भी मैं ही कंडक्ट कर रहा था, तो हमारा अगला लाइव शो उसका भी अभी आपने प्रोमो भी अभी सुना, तो उसका भी हम बाकायदा जो है ना आगाज़ करते हैं। और आज मैं ये भी बताता चलूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ये हमारा 50वां प्रोग्राम है माशाल्लाह से, यानी गोल्डन जुबली एक तरह से मुकम्मल हो गई हमारी सर। और इस क्वार्टर का भी आखिरी प्रोग्राम है। अच्छा जी, तो क्वार्टर का आखिरी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी आखिरी? हाँ जी, प्रोग्राम आखिरी। अच्छा जी, हम कुछ ब्रेक लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हाँ जी जो है ना वो जब पेट्रोल सस्ता हो जाए तो फिर शुरू करें दोबारा सही बात है सर, ये हम वो अच्छे दिनों की उम्मीद ही रखेंगे अभी। तो फिर कहते ना ही समझिए। नहीं, वो डॉलर थोड़ा नीचे आया है, तो पेट्रोल भी उसका इफेक्ट तो होगा, एक्सपेक्टेड तो है कुछ ना कुछ कमी इंशाल्लाह, लेकिन उम्मीद तो हम रखेंगे अच्छे दिनों की दोबारा। ये कुर्सी जो क्यों खाली है? ये कुर्सी खाली है, कर्नल साहब अभी रास्ते में। अच्छा, रास्ते थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, हमें ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि कर्नल तो पहले पहुंच जाते हैं ताकि और कोई ना सीट पे कब्जा कर। बस वो रवायात चेंज हो रही है। नहीं जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इस पूरे 50 प्रोग्रामों की कोई एक बात आपको जो याद रह गई हो कि यार हाँ फलां प्रोग्राम जो था उसमें बड़ा अच्छा हुआ था? सर, मेरे लिए तो बहुत बड़ा लर्निंग के हवाले से एक बड़ा अच्छा तजुर्बा था। आपको पता है कि मेरी शमूलियत जो है वो एक सामे की हैसियत से मैं ज़्यादा बैठा हूँ यहाँ पे, बोला कम हूँ। यकीनन आप और कर्नल साहब, सलारी साहब ने भी जो ज़िंदगी के तजुर्बात और मुशाहिदात हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि टॉपिक नहीं रखते थे, इसके बावजूद मुझे लगा कि हर प्रोग्राम तिश्ना रह जाता था। हर प्रोग्राम के एंड में हम कहते थे कि अगली मर्तबा यहीं से शुरू करें, क्योंकि वो कोई उसका सिरा जो है ना वो हाथ में नहीं आता था, तो मौजू का बात से ऐसे बात निकलती चली जाती थी। मैं जब भी यहाँ आके बैठ के सुन रहा था, मुझे ज़्यादा एंजॉय किया है बजाय यहाँ बैठ के। वहाँ ज़्यादा मुझे मज़ा आता रहा है। जब भी मतलब हमारे यहाँ कई दफ़ा हमने और लोगों को भी इनवाइट किया जो हमारे मुस्तकिल मेंबर्स नहीं थे, बीच बीच में लोग आते रहे काफ़ी। यहाँ पे हमारे मियाँ रमज़ान साहब आते रहे, डॉक्टर साहब आई थी, डॉक्टर रुबीना आई थी, डॉक्टर दूसरी हमारी समीना अल्ताफ़ साहब आई थी, और लोग भी बीच में हमारे साथ आते रहे प्रोग्राम में। तो मैं वहाँ बैठ जाता था, वहाँ मैं ज़्यादा अच्छा फील करता था। यहाँ प्रोग्राम जो है ओवरऑल उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अच्छी बात एक दिन मेरे भाई ने मुझे कही कि यार मैं प्रोग्राम आप लोगों का सुनने लगा, मेरी चाय ठंडी हो गई। अच्छा, जैसे हमारी तो रह जाती है ना, तो वो कहते मैं प्रोग्राम ही सुनता रहा और चाय की तरफ तवज्जो ही नहीं गई, और चाय पड़ी हुई थी, तो वो जो है मैं उसी को एंजॉय करता रहा। बस मैं अब होप कि हमारे जो नाजरीन हैं और सामीन हैं वो भी जो फीडबैक तो अच्छी हमें मिलती है। हाँ, अच्छा, लोगों ने इसको बड़ा अच्छा पसंद किया। और सलारी साहब ने अपनी शायरी से बड़ा हमें, कोई भी मौजू हो जी, कोई ना कोई जो है ना, हमें कोई अदबी चूँकि ज़ौक़ है सलारी साहब का, तो उसका भरपूर हमने फ़ायदा उठाया। हाँ जी। और वो जो से शायर फिल्बदी चीज़ें लिखते हैं, तो सलारी साहब को भी फिल्बदी कोई ना कोई किसी न किसी शायर का कलाम उस मौजू के हवाले से याद आ जाता। तो अच्छी लर्निंग के लिए तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया सर प्रोग्राम को। लेकिन बहरहाल वो आज आखिरी प्रोग्राम, तो वो लम्हे भी एक खुशी भी होती है आपको कि आपने 50 प्रोग्राम आपके पूरे हुए हैं, मगर साथ ये भी एक होता है कि अच्छा, मुझे ना वो याद आंगन टेढ़ा एक ड्रामा अनवर मकसूद साहब का था। जी हाँ। तो उसकी जो आखिरी किस्त थी वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की थी। ज़ाहिर है कि जैसे एक अलामती इजहार होता है कि जैसे उन्होंने कहीं जाना है, उसके किरदारों ने कहीं जाना है, बाहर टैक्सी खड़ी है, तो उनमें से हर किरदार जो है ना वो बाहर निकलता था, दूसरा किसी न किसी बहाने से जो है ना वो वापस आ जाता था। मैं ज़रा वो मेरी फ़लाँ चीज़ रह गई, वो जो है ना अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे 50वां प्रोग्राम है, लेकिन शायद बहुत कुछ रह गया है। हाँ। और यही हाल इंसान का भी है कि उसको भी बहरहाल जाना होता है। और हमारी वालदा अल्लाह बख्शे कहा करती थी कि जो कड़े वो भजना है,
यानी जो बना है उसने टूटना मिलाकर टूटना है। हाँ, तो ये हम अपने इख्तिताम की तरफ, मगर फिर अच्छी यादें और अच्छे तजुर्बात के साथ सर मैं आपको बताऊं कि हमारा रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज जो है वो ये अलमीज़ान कैंपस है जहाँ पे हमारी ये रेडियो की ये सेटअप मौजूद है, और ये रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज का एक हिस्सा रहा है, इसका हिस्सा है। लेकिन कुछ मैनेजेरियल इश्यूज थे जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को मूव होना पड़ा I-14 कैंपस में। तो हमें लगता था जब हम यहाँ पे रेडियो के कुछ लोग रह गए हुए थे, कुछ लोगों में मैं और वाजिद साहब भी थे और एक दूसरे का मुंह देख देख के हम बड़े परेशान होते थे। और चूंकि पिछले 10-12 साल की एक वाबस्तगी, एक रिलेशनशिप अपने कुलीग्स के साथ भी, रोज़ाना यहाँ बैठ के नाश्ते पे मिलना, गपशप लगानी और फिर अपने अपने काम में जुट जाना, फिर बीच में टी ब्रेक हुई, फिर इकट्ठे हो जाना, तो वो हमने बड़ा मिस किया। लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से कम से कम हमारे हफ्ते में एक दिन हमारा बड़ा लगता था कि वो उसी माहौल के अंदर जो है ना गुजर रहा है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। तो कम से कम आप लोगों से मुलाकात भी फिर एक ज़ाहिर है कि एक रूटीन बनती चलेगी। वाह। और होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इस प्रोग्राम में ना से किसी और कोई ना कोई हम बहाना ऐसा रखेंगे कि आपको कल और किसी रूप में आ जाएंगे हम। तो बैरूपी है ना आप कर्नल साहब खास तौर पर, क्योंकि बड़े अच्छे दास्तान गो हैं, तो उनको दिल करता है कि ये बोलते रहें और आदमी सुनता रहे, है ना। और वो एक जो अच्छा बात हो सकता है कि बहुत तवील वाली ना हो, छोटी सी बात हो, लेकिन उसको अंदाज़े बयां उनका ऐसा होता है कि उसमें से आदमी सुनता है कि यार अच्छा चलो इसको सुनते हैं, ये मजेदार, बहुत उसको मज़ेदार बना देते हैं और माइनर डिटेल्स भी इसके अंदर शामिल करके। असल में कहानी का उनसर उसमें होता है। और मैं बड़ी ये मैंने हीर वारिस शाह पढ़ी, चूँकि हमारे इलाके से उनका ताल्लुक है, तो मैं कोई रिश्तेदारी भी होगी। नहीं, वो शाह ने अच्छा जी, वो शाह और आप राजपूत वही तो झगड़ा सी, झगड़ा सी सारा। अच्छा जी। अब उनके वर्षा का वैसे आपस में झगड़ा है मज़ार पे। अच्छा हाँ बाबे। अच्छा, वो मैं ये देख रहा था कि कहाँ इतनी मोटी मैंने किताब पढ़ी है, तो वाकया तो इसमें से 2 सफ़ों का निकला है, तो ये बाकी इतनी मोटी किताब कहाँ से आ गई? बाकी है क्या इसमें? बाकी है क्या इसमें? तो उसमें भी ऐसा ही था वाकया। असल वाकया जो है ना वो चंद सफ़ों का ही है बाकी। लेकिन कहा यह जाता है कि वारिस शाह ने असल में इसकी आड़ में जो है ना असल में उस दौर के सारे जो मसाइल पे भी बात की है। और मैं रात को सोच रहा था तो वो मुझे बड़ा, यानी वो एक मिसरा कुछ इस तरह से है कि भाई मरन थे जांदियां भज बावां, या तो ये एक बड़ी मतलब वो बात थी कि जैसे समाजी पहलू है कि भाइयों के साथ ताल्लुकात जो है, या ये कि वो हीर आखदी जोगी या झूठ बोलें, कौन रुठड़े यार मनावदाई, ऐसा कोई ना मिलया ते मैं ढूंढ थकी, जेड़ा ज्ञान मोड़ ले आमदाई। तो अब वो बात यह है कि बज़ाहिर स्टोरी के अलावा जो है ना असल वही है। हाँ, कहानी तो होती है, लेकिन उसको जिस चीज ने जोड़ा है और उसके जो लूप बने हैं इधर उधर वो आपकी वैल्यूज जो हैं वो उसके ऊपर अखलाकियात। तो हमारे भाई तो उसमें से हिकमत भी निकालते हैं, चूंकि वो हकीम है, तो वो कहते हैं कि वारिस शाह ने ये भी कहा है कि इट सिट कवार गंदल पखड़ा, इट सिट कवार गंदल पखड़ा, असी होर भी बूटियां जानने हैं। वो भी हकीम साहब ही सी। या इसी तरह जो है ना एक और मिसरा वो कहते हैं कि यानी जब पंजाब की तकसीम होगी तो ये जो जंडियाला और कुछ हिस्सा इसका है वो इधर आ जाएगा और दूसरा हिस्सा, यानी वो इस तरह की भी, यानी यूं कह लें कि वो जो तज्जिए या सियासी पेशन गोइयां जो है ना, जोग्राफी का मसला, जोग्राफी दौर बहुत ज्यादा पुराना नहीं है वारिस शाह का। अब मेरा ख्याल है 1700, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, आपने कर्नल साहब तशरीफ ले आए जी। माशाल्लाह जी। और वाह जी वाह, कोई शामदीद आपको। आज हम आपको इसलिए नहीं छुट्टी दे रहे थे
कि आज हमारा आखिरी प्रोग्राम। असल में वो कर्नल साहब का मैसेज तो आ गया था, आज माजरत कर ली थी कर्नल साहब ने आने से, लेकिन फिर जब हमने याद दिलाया कि आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है तो आ ही जाओ, तशरीफ ले आए सर। ये मेहरबानी है जी इनकी, पता नहीं क्या जिसकी वजह से ना करने के बाद हाँ जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। When you want to say no, don't say yes. मैं सुबह का निकला हुआ था और इतने काम वाम थे कोई कि मेरे जहन से ये बात निकल गई। तो अभी मैं थक हार के जब मैं पहुंचा हूँ तो 12 बज चुके थे। 12 बजने के भी कुछ और मिनट ऊपर वो तुमसे सुई पीछे कर देनी थी। सर हमारे प्रोग्राम में सर चूंकि 1 बजे तक टाइम फ्लेक्सिबल टाइम होता है हमारा, मतलब हम वैसे तो प्लान करते हैं कि आधा घंटा 35 मिनट बोलेंगे, लेकिन अमूमन हमारा प्रोग्राम 50 मिनट से ऊपर चला एक को टच करने लगता है। तो नहीं उस कर्नल साहब के बगैर तो आखिरी प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, वरना हम एक और प्रोग्राम करना पड़ता है। मोहब्बतें आपकी मोहब्बतें। सर अभी हम मज़े में बात कर रहे थे कि इन पूरे 50 प्रोग्रामों में क्या कौन से प्रोग्राम में क्या बात कोई चीज़ क्या ऐसी अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा जी इकराम सलहरी साहब की शायरी अच्छी लगी, कर्नल साहब की जो है वो गुफ्तगू अच्छी लगी। तो हम इस बात पे इत्तेफाक हो रहे थे कि कर्नल साहब, बल्कि आखिरी जब आप आए तो बात ये हो रही थी कि कर्नल साहब एक आम से किस्से को इतना दिलचस्प बनाते थे कि उसे हीर रांझा याद आ गया। वो शेर है ना, एहतजाज आने शुरू हो गए हैं जब आपने अनाउंस कर दिया कि आखिरी प्रोग्राम है। नईम शाह साहब रियाज सऊदी अरब से कह रहे हैं कि प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तुसी सऊदी अरब चो काका जवां पेट्रोल सस्ता है शाह जी, वहां पेट्रोल सस्ता 100 किलोमीटर रोज करना पैंदा जिस दिन ये प्रोग्राम हो। लेकिन ये हो सकता है, मैं तो पहले भी कहीं ना कहीं इसी तरह से गोली दे जाता था जी, लेकिन चले किसी वक्त इसको दोबारा देखेंगे जी। बिल्कुल, हम बेशक इस टाइटल से ना सही, लेकिन हम इंशाल्लाह को मुलाकात का वो बड़ा अच्छा कहा था क्या किसी और कैसे आ जाएंगे, कल रूप बदल के आ जाएंगे, कैसे कल और किसी रूप में आ जाएंगे हम लोग। हाँ जी, फोन आ गया जी कि ना आखिरी प्रोग्राम ना करना। वो जल्दी में ना सर उसको ऑफ करना भूल गए। वो बात आप कर रहे थे ना कि आम से वाक़े को, तो मुझे वो शेर याद आ गया कि मोहब्बत आम सा एक वाक़या था, मोहब्बत आम सा एक वाक़या था हमारे साथ पेश आने से पहले। वाह वाह वाह, खास तभी हुआ है, देखो ने खास कर दिया है। फिर उसके बाद जो किसी ने कहा कहते आज़म बड़े फैसले करते हैं, मतलब सर ये अरबी में नकरा से मारफा हो गया है ना। वो एक शेर है कि तर्ज अंदाज बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। सैफुद्दीन सैफ का शेर है कि सैफ, मुझे थोड़ा सा जो याददाश्त में महफूज है कि सैफ अंदाज बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। और इसी से मिलता जुलता वो है कि देखना गुफ्तार की लज्जत के उसने जो कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। क्या कहने। तो आज ऐसे ही मैं रात को पुरानी चीज़ें वक्तन फ़क्तन, आपको पता है ना, पुराने कागज़ और पुरानी किताबों को ज़रा झाड़ पूंछ करते हुए उसमें से कई इस तरह की चीज़ें, कई पुरानी किताबें खस्ता हाल, वो एक मरतबा पहले उनको फेंक देता है, फिर दूसरी तरफ उसको रख लेता है। किसी छोटे से ऐसे कागज़ के ऊपर आपने ऐसे कुछ लिख के रख लिया और फिर कहीं जेब में, पता नहीं कोई कितने अरसे के बाद, तो वो बाज़-औक़ात तो वहाँ से बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें और याददाश्तें और आपको जो है निकल आती हैं। तो मेरे ज़हन में ये भी आ रहा था कि हम भी दरअसल यही काम कर रहे होते हैं। हाँ जी। और आज भी हमारे लिए ये एक बार जब इस तरह की बातें करने लगे ना तो समझ लो कि आदमी बूढ़ा हो गया। तो वैसे तो खैर वो एक लतीफ़ा इन दिनों बड़ा नेट है, लोग उसको किसी और तरफ ले जाते हैं कि एक डड्डू था। अब मेंढक को डड्डू ना कहें तो मज़ा नहीं आता। हाँ जी, डड्डू भी बुरा मनाता है। डड्डू भी बुरा मनाता है कि डड्डू पैदा हुआ और तकरीबन उसके आधे घंटे के बाद बारिश हो गई। तो डड्डू ने कहा
कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा ऐसी बारिश नहीं देखी। क्योंकि हमारे कई बच्चे आजकल कई चीजें पहले तो ऐसे नहीं होता था, हमने तो अपने उसमें नहीं देखा था, मगर वो जाहिर इसी से वो कुएं का मेढक निकला है शायद हाँ, वो उसको उतना ही पता था कि जो समुंदर है यही है। हाँ। सही है बिल्कुल। तो आज भट्टी साहब, कर्नल साहब, आज फिर वो पुराने कागजों में से निकालें, डिक्लेयर तो हम हो गए हैं वैसे ही बाबे। आपको कोई बात इस प्रोग्राम की अच्छी लगी? हमें तो ये फोन आना जाना आपको बहुत बुरा लगा। सुन लिया करो कभी कभी ना, और लाइव सुन लिया फोन। सर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात तो ये कि भट्टी साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया, इसका इत्माम किया, और इस बहाने सामीन को जो फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ वो तो उनको पता होगा। फिर हमें ये फ़ायदा हुआ कि इस बहाने हम खुद भी मिल बैठते थे। हाँ। बात यह है कि ये आजकल के इस नफ्सा नफ्सी के आलम में बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं कि जिनके साथ हम मिल के खुश हों। मैंने मिलना ही चाहे कम से कम, या मिलना ही चाहिए। बोल के किसी से मिलें, बगैर किसी मतलब के मिलें। मेरी एक क्लास फेलो थी अरबिक में, नमल में, तो उसकी शादी हो गई। ओहो। बाद में उसकी एक बेटी पैदा हुई, तो उसका मियाँ उससे नाराज हो गया इस बात पे कि बेटी क्यों पैदा? कि बेटी क्यों तूने पैदा किया। बेटा देखो ये तो अल्लाह ताला के काम है, और दूसरी बात ये कि आजकल तो साइंटिफिकली भी ये बात प्रूव हो गई है, इसका ताल्लुक बर्थ से होता है। इसका ताल्लुक जो है ना मेल वो से मेल से है। क्योंकि वो जो औरत है उसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों वाई होते हैं, दो, और दो क्रोमोसोम जो मर्द के होते हैं वो एक वाई होता है और एक एक्स होता है। अगर वाई और एक्स मिल जाए तो लड़का पैदा होता है, और अगर वाई से मिल जाए तो लड़की पैदा होती है। तो वो एक्स जो है ना वो लड़की के पास नहीं होते, वो तो लड़के के पास होते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तसर ये है कि वो उसकी मतलब है कि वास्ते पे नहीं अच्छी है खासी मतलब है कि उसकी यानी सेपरेशन तो नहीं हुई, लेकिन सेपरेशन जैसी शक्ल पैदा हो गई कि ताल्लुकात ख़राब हो गए। वो अपने अलग घर में रह रही थी और उसने एक और शादी कर ली। तो वो मैं एक दफ़ा उससे पूछो बात कर रहा था, तो मैंने कहा ये आता है कभी कभी मिलने? यहाँ आते हैं मिलने के लिए। तो मैं कहा फिर कैसे रहते हैं ताल्लुकात? तो उसने एक छोटा सा फिक्रा कहा, मुझे भूलता नहीं है। वो कहती है कि अगर आ जाए तो खुशी नहीं होती और चले जाएं तो दुख नहीं होता, गम नहीं। लेकिन ताल्लुकात की ये नौयत भी होती है। और एक ताल्लुकात की ये नौयत होती है कि अगर आप कहीं इकट्ठे रहे हों और आपने अच्छा वक्त गुजारा हो तो आपके दिल में ख्वाहिश होती है कि हाँ वो जिंदगी में दो ही लम्हे हम पे गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरत बात तो हमारा मिल बैठना ही था। हाँ। और फिर चूँकि भट्टी साहब की एक ऑब्जर्वेशन थी कि हम जब खाने पे मिला करते थे तो जो गुफ्तगू हुआ करती थी वो बड़ी दिलचस्प और मतलब है कि ऐसे यानी तो बस उसी गुफ्तगू को हम उठा के स्टूडियो में हम उसको यहाँ पे ले आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जितनी भी गुफ्तगुएँ हुई हैं, चूँकि अब ये ताल्ली अगर उसको ना समझा जाए तो ये है कि हम सारे चूँकि पढ़े लिखे हैं और हर एक के जहन में एक किताबों का और इल्म का एक ज़ख़ीरा है, हम उसमें से जो पेश कर सकते थे वो पेश करते रहे, और उसमें हमें भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो इसकी ये भी एक खूबसूरत बात थी। वो हमारे एक दोस्त हैं अरशद साहब, पढ़ाते हैं पीटीवी से ताल्लुक़ उनका, मारगला में पढ़ाते हैं। वो जब भी मुझे मिलते हैं कहते हैं अजहर साहब कोई महीने च एक दिन तो ऐसा रखा करो जो असी ए तो अलावा भी मिल लिया करिए, है ना। मतलब जहाँ कॉलेज में पढ़ाने के लिए आते हैं तो पता नहीं सेमेस्टर ख़त्म हो गया, कुछ 4-5 महीने नहीं मुलाकात होगी, तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ हम महीने में एक दफ़ा आके मिल लिया करें, बैठे चाय पी ली, कोई बात कर ली। कोई असल में ये जो मिलना जुलना है ना जी, ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है ना। ना कोई अजीज़ो अकारब रिश्तेदार दोस्त, है ना। अब मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि दोस्त
क्या बस अब जानने वाले रह गए हैं, वो भी मिलना जुलना हर एक को अपनी अपनी है। अच्छा मैं गिला भी नहीं करता, बात का होता यह है कि मेरा अपना भी रवैया इसी तरह का होता है कि यार कौन जाए, कहाँ मिले, किस तरह से हो, है ना, मसाइल अपनी अपनी जगह। मेरे एक अजीज़ हैं इश्तियाक साहब, यहाँ गुलजार कायद में रहते हैं, वो बहुत सख्त बीमार है और मुझे इतनी शर्मिंदगी, मुझे इतना अरसा हो मैं उस जा नहीं पा रहा उनके घर कि यार कोई किसी तरह से कभी कुछ मसला हो जाता है, कभी गाड़ी का मसला हो गया, कभी बेगम बीमार हो गई, कभी ड्राइवर नहीं है, कभी तो वो कुछ ना कुछ रीज़न तो मेरे पास होता है, लेकिन असल में सोचता हूँ कि है एक कमीनगी है ना, तो वह एक दोस्त है, कज़न है, उसको मिलने नहीं जा, और बीमार है सख्त है और मैं नहीं जा पा रहा। तो ये इसको ऐसे है ना, मिलना हो तो लाख बहाने होते हैं, कहते देख तू फिर से मजबूरी की बात ना कर, मिलना हो तो लाख बहाने। सार लुधियानवी साहब, अच्छा जब आदमी मैट्रिक में होता है ना जी, तो उसको सार लुधियानवी पसंद होता है सार लुधियानवी वो रोमांटिक शायर है जो हर उस आदमी को पसंद है जो मैट्रिक में है। अच्छा कुछ लोग सारी उम्र ही मैट्रिक में रह जाते हैं वो जब भी उनसे पूछो तो वो शायर का शेर सुना दे के देखें ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, शायर लुधियानवी। और इस तरह है ना बेशुमार इंडिया की तो फिल्में भरी पड़ी शायर लुधियानवी। जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं फराज और परवीन शाह। हाँ फिर परवीन हो गया, फराज हो गया, इफ्तिखार हो गया, फिर जरा अच्छा मैं उसको रोमांटिक रोमांस का लेवल बदलता है। मैं उसको ना मैं क्लासों में तकसीम करता हूँ। जो कॉलेज में आ गए तो फिर इफ्तिखार और फराज, परवीन है ना, और परवीन ऐसे कह रहा हूँ ये चाचे की कुड़ी हो गई है ना अच्छा उसके बाद जब कॉलेज में आ गया, फिर यूनिवर्सिटी में आ गए तो अल्लामा इकबाल, गालिब, ये वो है ना, फिर उसमें पीएचडी में चले गए तो मोमन फारसी वाले अदब इसका वो इस तरह से। तो इस आदमी का बेशक उस वो ना हो पीएचडी में है ना, उसका लेवल जो है वो इस तरह से उसका अदब का बढ़ता चला जाता है। बेशक वो मैट्रिक ही किया उसने ज़िंदगी में, लेकिन अगर वो गालिब को, मीर को, इकबाल को, फैज़ को पसंद कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो MA प्लस का स्टूडेंट है। ये माजिद इकबाल भट्ट हमें देख रहे हैं और इनका कहना है जी कि प्रोग्राम का नाम बदलकर दोबारा जो ना आप हाजिरी लगवाएं है ना, असी को सियासतदान पार्टी बदल के तो नाम बदल के जो है फिर आ जाए जो है। नहीं इंशाल्लाह हमारे सामीन जो है ना वो काफ़ी नोटिस ले रहे हैं इस बात का। तो जैसे शुरू मैंने अर्ज़ किया कि इंशाल्लाह हम ज़हमत देते रहेंगे अपने इन साथियों को, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी चले इस प्रोग्राम में ना सही, लेकिन मुलाकात का सिलसिला तो इंशाल्लाह रहेगा जी, आपके साथ भी और हमारे साथ भी। सर और कोई बात कर रहे थे आप कर्नल साहब? मैं यही बात कर रहा था कि इस प्रोग्राम में सबसे पहली बात तो ये कि हमारा आपस में मिलना भी बड़ा खुशगवार है। हाँ, मिलने पे बात हो रही थी कि हम बहुत मिलना जुलना ही चला गया है जी कहीं से भी। क्या और दूसरी बात ये कि सामीन की खातिर हमारे जहन के अंदर जो भी ज़ख़ीरे वख़ीरे होते थे, ये बड़ा होता कुछ न कुछ चीज़ें निकल आती हैं इसमें। अच्छा वो हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो कराची वहाँ जाते थे, रेडियो पाकिस्तान कराची में, तो वहाँ सारे लोग उनको सलीम भाई कहते थे, सलीम अहमद जो कि हमारे बड़े मारूफ शायर, अदीब, नक्काद है ना। अच्छा वो बैठे होते थे, सिगरेट हाथ में लिया होता था, यूं करके यूं वो सिगरेट पीते थे, यूं इधर रख के ना, बहुत मज़े से इस तरह। अच्छा वो जब बैठे होते तो हम स्टूडेंट इस तरह से बैठे होते, तो वो एक लड़की थी रफ़त, प्रोड्यूसर, अपने बाद में टीवी की प्रोड्यूसर भी रही, तो वो सामने बैठी हुई थी, उसने यूं करके किया तो यूं करके रफ़त की तरफ वो देखा, रफ़त ने गुफ्तगू शुरू कर दी और ऐसी अच्छी गुफ्तगू की कि कमाल। अच्छा बाद में मैंने कहा कि ये क्या हुआ करने की कि मुझे नहीं मालूम, सलीम भाई जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो फलसफा बोलने लगता है कंपनी का असर ऐसा होता है, वो फलसफा बोलने लगता है। तो ये होता है कि आदमी जब कर्नल साहब ने कहा हाँ भी तो हमने कुछ ना कुछ है ना बात कर दी। वो मुझे शेर तो उस तरह याद नहीं, लेकिन उसका मफहूम यह मोहम्मद बख्श का शेर है पंजाबी का, उसका मफहूम यह है कि जो नेक लोगों की जो महफिल है वो ऐसे ही है कि जैसे अत्तारों की दुकान है, कुछ ना खरीदा जाए हाँ, तो तब भी खुशबू आती है। और बुरे लोगों की मिसाल ऐसे है कि जैसे आप जो है ना लोहार की भट्टी के पास, अच्छा कोयला नाम ही कुछ लो तो मुंह काला हो जाए, वो जो है ना
ये इसके असरात तो होते असरात हैं जो है वो होते हैं। आप अच्छी महफिल में बैठते हैं, अच्छी गुफ्तगू सुनते हैं। अच्छा, ये जैसे हदीस है गालिबन कि मोमिन का आईना होता है जी, है ना, तो वो जो सामने बैठा हुआ शख्स होता है ना, हाँ। वो कहा ये जाता मेरातुल मोमिन। हाँ, तो वो जो है वो आप ही होते हैं, हाँ जी है ना। अगर उसके अंदर कोई अच्छी खूबी होगी बिल्कुल। तो आप अच्छी गुफ्तगू करने लगेंगे, जी। अगर उसके अंदर कोई खराबी होगी तो आप भी उसी तरह के गंदे लतीफ़े सुनाना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये मैं तो इस हदीस को इस तरह से समझने की कोशिश की कि उसका एक पहलू और भी है सर। वो पहलू ये है कि ये जो कहा गया कि मोमिन का आईना होता है, इसका एक पहलू ये है कि अगर कोई आपके अंदर कोई बुराई है या कोई हाँ, तो खराबी है तो वो आप ही को चुपके से बता देता है और उतनी ही बताता है। वो मतलब है कि कोई आईना जो है ना बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करता, हाँ ये कैमरा बढ़ा चढ़ा के पेश करता है ना। सही। हाँ, मतलब कैमरे के अंदर वाजिद आप साहब तो ने- फिल्टर्स बड़े आ गए हाँ, हैं। वो ना आप अच्छे उन्होंने हैं, बड़ा बेड़ा कर किया लोगों हाँ, का। उसको ज्यादा अच्छा दिखाएगा, बुरा है तो और बुरा दिखाएगा। और वो पहले जब हम इतनी टेक्नोलॉजी आम नहीं थी और कैमरा भी सादा से होते थे, मगर जो बात हमें किसी ड्रामे या किसी उसमें सीन में समझ नहीं आती थी तो लोग कहते थे, बड़े बताते एक कैमरा ट्रिक है। आहो। हाँ। सर, इस पे थोड़ी सी और रोशनी डालें ना मोमिन। देखिए, एक तो ये है कि आपने ये फरमाया कि जो भी मजलिस जमे, इसमें दो एक हदीसें हैं जी कि और उस मजलिस में अल्लाह के रसूल का जिक्र ना हो, अल्लाह का जिक्र ना हो हाँ या अल्लाह के रसूल का जिक्र ना हो, तो वो जो है ना वो बेकार मजलिस है, बेकार मजलिस। शैतान की महफिल इसलिए समझे। हर मजलिस में कोई अल्लाह ताला का जिक्र, उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई। तो देखें, किबरियाई से याद आया कि बचपन में एक दफ़ा एक तकरीर सुनी थी, जामे अशरफिया के थे मौलाना अब्दुल रहमान, बड़ी खूबसूरत तकरीर करते थे। हमें बचपन से ही शौक़ था कि जहाँ कहीं देखा थे जलसा हो रहा है जाके बैठ। ये पता नहीं था सियासत का कि भाई ये किस पार्टी का है, कौन है। हम जाके बस बैठ जाते थे। लेकिन उसका फ़ायदा हुआ कि वो बातें अभी तक याद हैं। जी तो मैं आगा शरोश काश्मीरी की एक बात बाद में तो होंगे, पहले मैं मौलाना अब्दुल रहमान का जिक्र कर लूँ कि ये पुरानी नारकली में जलसा हो रहा था। तो उन्होंने कहा, यार देखो, मैं एक बात करने लगा हूँ, जिसे जल्दी है वो अभी चला जाए, अच्छा है। वाह वाह वाह। वरना ये है कि मेरी पूरी बात, जो बैठा है वो फिर बैठा रहे, मेरी पूरी बात सुन के जाए। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो उसकी सिफात हैं वो उसके बंदों में भी हों। मतलब जैसे वो रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, तो वो ये चाहता है कि उसके बंदे भी आपस में एक दूसरे के ऊपर रहम करें। करें। वो रज़ाक है, वो रिज़्क़ देने वाला है, लेकिन वो अपने बंदों से ये चाहता है कि वो भूखों को खाना खिलाएं, गरीबों की मदद करें। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी सिफ़ात का नाम लिया कि ये अल्लाह ताला की सिफत है और वो ये सिफत अपने बंदों में भी देखना चाहिए। जी उन्होंने कहा कि अब वो बात जो मैं जिसकी वजह से कह रहा था कि मेरी बात पूरी सुन के जाना, कि एक अल्लाह की सिफत है कि वो सिर्फ उसी को ज़ेबा है और वो उसकी किबरियाई है, अल्लाह उसका बड़ापन है। ये एक सिफत ऐसी है कि वो अपने बंदों में नहीं देखना नहीं चाहते। मतलब अनाज जो है या किब्र जो है, किबरियाई, किब्र जो है ना, तो ये इंसान में नहीं होनी चाहिए। और ये सर हमने देखा है कि जो किब्र में मुब्तला होता है, अल्लाह ताला उसको बड़ी जल्दी पकड़ता है। बाकी उसके अंदर कोई ख़राबी है, कोई शराबी है, फिर कुछ और है, उसको अल्लाह ताला ढील देता रहता है। लेकिन हमने देखा कि जो मुतकब्बर शख्स है उसको अल्लाह ताला ज़्यादा ढील नहीं देता, उसको फौरी तौर पे पकड़ता है और उसको ऐसी सज़ा देता है कि वो बिल्कुल इसी दुनिया में, इसी दुनिया में। तो दूसरी बात जो मैंने आगा सुरक्षा कश्मीरी की बताई थी, वो उन दिनों ना सारे जलसे जो है ना बाटी गेट के बाहर जो वॉल्ड सिटी है ना, जी उसके बाहर बाहर एक बाग भी है। तो लोहारी दरवाजे के करीब जो है ना,
वो वहाँ पे सारे जलसे जो है ना तकरीबन वहीं होते थे। और अगर शोरश कश्मीरी आ गया उसमें तो लोग तो उसके खातिर बैठे रहते हैं। तो उसने वहाँ तकरीर करने से पहले उसने कहा कि भाई 2 बंदे उठ जाओ मेरी मजलिस से। कौन उठ जाए? एक दूसरी तरफ देख रहे ओके, एक जिसको पेशाब आया हुआ ना वो उठ जाए फारिग होके आए। क्योंकि जाहिर है कि जब बंदे को पेशाब आया हो तो ना उसके किसी की कोई बात अच्छी लगती और ना उससे सब हो। उन्होंने कहा दूसरी बात सारे गौर से सुन रहे कि दूजा कौन है। दूसरे का उन्होंने कहा कि जिसकी नई शादी हुई उसका घर में इंतजार हो रहा है तो वो मुझे बद्दुआएं ना दिलवाओ, वो भी उड़ जाओ। भाई कमाल का, यानी सिर्फ उसकी तहरीर की काट ही नहीं ऐसी होती थी, उसकी तकरीर भी बड़ी जबरदस्त होती थी। वो कहता था जी समझिए। एक मरतबा मैं भी शोरश काश्मीरी को सुनने चला गया। अच्छा। मैं रहीम यार खान में था, पता चला जी शोरश काश्मीरी साहब खानपुर आ रहे हैं। हम उससे गाड़ी पे बैठे खानपुर चले गए। जब वो वहाँ पहुँचा तो बादशानी साहब की गाड़ी रुकी हुई थी, आगन जालो चल रहा था और जो बादशानी साहब ने निकल कर ख़िताब किया। और खैर जब जलसा गाह में पहुँचे तो पता चला कि शोरश काश्मीरी साहब तो नहीं आए। और एक मौलाना साहब जो कि ये उलमा हिंद के हेड थे वो उस वक़्त, ये जो इनका मौलाना फजल रहमान या इस तरह के जमीयतुल इस्लाम होती। आप उनकी बात कर रहे हैं या मजलिस अहरार इस्लाम? नहीं, वो उनके वो खानपुर ही के थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के उस वक्त और वो बड़े बस वो उस वक्त कह रहे हो, बात करने का अंदाज उनका कहने के जिन्होंने आना सी वो नहीं आए, मतलब शोरश काश्मीरी का नाम ले रहा, लोग मजमा भरा हुआ। अच्छा, वो साथ ही थे, मतलब शोरश काश्मीरी ने उसी जलसे में तकरीर करनी थी लेकिन नहीं आया। तो जिन्होंने आना सी वो नहीं आए, तो जिन्हें नहीं आना सी वो आ गए, कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये स्टाइल था उनका, सुभान अल्लाह। तो मैं असल में ऐसे ही दिल में आया कि हम सब लोगों ने किसी न किसी ऐसे सेलिब्रिटी से ज़रूर मुलाकात की होगी ज़िंदगी में जो उनके लिए बड़ा वो होगा। तो इब्तिदा मैं करता हूँ एक शख्स से, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग भी किसी उस शख्स का जिक्र करें। अच्छा, मैंने जो मुलाकात की वो थी मौलाना मौदूदी साहब से। कराची यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, आपकी इजाज़त से सर? जी प्लीज़। अब तो 2 दिन पहले ही उनका यौम वफ़ात। हाँ, तो हमें एक सोचा हमारे अहबाब ने, और जो हमारे जो वहाँ रसाला था ना जामिया का निकलता, जामिया के नाम से, कि इसमें मौलाना का इंटरव्यू छापा जाए। तो कहें ठीक है जी। तो हम 3 अफराद का यूनियन ने इंतखाब किया। एक तो डॉक्टर साहब भी थे, डॉक्टर अपने ताहिर मसूद साहब, उस वक्त डॉक्टर नहीं थे, मरीज़ थे। वो महमूद फारूकी साहब और अज़हर नियाज़, हम तीनों जी वहाँ से बैठे लाहौर। आगे बलोच साहब ने हमारा इस्तकबाल किया, लियाकत बलोच साहब ले गए हमें, बड़ा अच्छा रहने को जगह। 3 दिन हम रहे जी। तीसरे दिन हमारा टाइम था उनके पास, हम 3 दिन पहले चले गए थे, है ना, शौक। तो वो तीनों दिन हम जो है उनकी जो असर की मगरिब के दरमियान एक महफिल होती थी, वहाँ जाकर उनको अटेंड करते थे। और तीसरे दिन जाके हमने जो है उनका, उस महफिल की एक बात मुझे याद है, मैं हर चीज़ को मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम ज़्यादा मिल सके। तो वो उसमें एक साहब ने पूछा मौलाना से कि जी ये सिगरेट पीना जो है वो हलाल है कि हराम है? अच्छा, मैंने मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं यार सवाल है जो मौलाना से पूछा जाए, मैं साथ वाले इसके कैलिबर का बंदा उससे सवाल क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, मैंने उससे कहा साथ वाले से, मैंने कहा यार ये क्या। मगर उस असरी महफिल का ये था कि वहाँ हर तरह के लोग आते, तो हर तरह का सुने ना जी। कहने जी आप आए हैं पहले दिन, ये सवाल रोज पूछा जाता है और उसी तरह से मौलाना जवाब देते हैं जैसे आज दिया है। ये कभी नहीं कहा उन्होंने कि यार ये कल भी मैंने जवाब दिया था, परसों भी दिया था, और ये कोई सवाल है जो तुम्हें बुरा लगा। मौलाना को ये बात कभी बुरी नहीं लगी, है ना। और हम अच्छा उसी तरह के उन्होंने सवालों के जवाब दिए। खैर हम दूसरे दिन तीसरे दिन हम जाके बैठे। अच्छा, बाद में मुझे अभी थोड़े दिन हुए मैं पढ़ रहा था कहीं कि मौलाना मेज़ कुर्सी पर बैठते थे, और लेकिन जब हम उनसे मिले
वो बैठ के उस पे काम करते थे। जब हम मिले तो वो नीचे बैठे हुए थे, मतलब उनके चारों तरफ किताबें ही किताबें, नीचे फर्श पे किताबें, कारपेट बिछा हुआ, किताबें, कमरा किताबों, उतनी सी जगह थी जहाँ एक नमाज पढ़ी जा सके और जहाँ उनके बैठने की थी। हम भी थोड़ा आगे पीछे होके बैठ गए वहाँ, और तार साहब साथ बैठे थे इधर से। तो वो हम जो और सवालात हमने तय करके रखे हुए थे, तो वो हमने उनसे, अच्छा वो इंटरव्यू बाद में जामिया के नाम से, अल जामिया के नाम से पर्चा होता था यूनिवर्सिटी कराची का, उसमें वो छपा भी। अच्छा। और खैर मैं अपने लिए समझता हूँ कि मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात थी। और मैं जाने मेरा ताल्लुक़ रीमजार खान से है। मौलाना साहब गालिबन एक ही दफ़ा रीमजार खान में आए और वो हमारे घर में ठहरे थे, है ना। और वो वहाँ जिन कमरे में ठहराया गया वो मेरे चचा का घर था, और वो कमरा गोल था, कि गोल, उसको हम सब गोल कमरा कहते थे। अच्छा, आमतौर पर चकोर कमरे होते हैं, वो एक कमरा था जो गोल कमरा, उसको क्या ही गोल कमरा जाता था, गोल कमरा जी गोल। तो उसमें जब भी कोई आता है हमारे घर में तो हम कहते हैं मौलाना इस गोल कमरे में ठहरे थे, तो वो कमरा हमारे को दिखाते थे। बाद में मैं आखिरी मरतबा अपने चचा से मिला, बाद में उनका वफात हो गई, तो वो भी फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब जो है मैं इस कमरे में मैं रहूँगा। तो उसी कमरे में मेरे चचा ने वफात पाई, वो उसी उसमें रहते थे। और वो गोल कमरा हमेशा जो है हमारे लिए बड़ा यादगार रहा कि मौलाना साहब रीमजार खां आए थे तो इस गोल कमरे में ठहरे थे। ये आप उस वक्त थे, मौजूद थे? नहीं, नहीं, से पहले की बात? हाँ, मतलब हूँगा मैं 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ता हूँगा या कुछ इस तरह से की बात होगी। मतलब उस वक्त मुलाकात नहीं हुई? उस वक्त मुलाकात नहीं। हाँ, ये तो कराची यूनिवर्सिटी में जब मैं 73-4 में पढ़ता था तो तब ये मुलाकात समझो की हुई। लेकिन जब वो रीमजार खान में आए तो उस वक्त नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली मुस्लिम लीगी थे पहले, जमात के बाद जमाती हो गए। और रीमजार खान में हमारे जो चचा थे वो उन तमाम सियासी जमातों के हेड होते थे। बोले जब भी वहाँ की जितनी सियासी जमातें थीं वो जब इकट्ठी हो जाती थी तो अपना हेड वो चौधरी नज़ीर को बना लेती थी, जिन्होंने रोज़मर्रा ज़िंदगी अपना हफ्ते रोज़ा ज़िंदगी का आगाज़ रीमजार खान से किया था। जो बाद में ये शामी साहब निकालते रहे, अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी निकालते रहे। अभी भी हम गए तो मिले थे अल्ताफ़ साहब से, तो ये पर्चा हमने उनको दिया था। अच्छा। और वहाँ रीमजार खान से जब तो चौधरी साहब जो है नज़ीर अहमद, वो रीमजार खान के अच्छी कादावर शख्सियत थे और सब लोग उन पर इत्तेफाक करते थे कि यार एक मतलब बावलपुर सूबे की तहरीक चली, 70 की बात है। अच्छा, है ना। तो तब भी सारी जमातों ने मिलकर बावलपुर सूबे का जो चेयरमैन बना लिया कि ये लोग लीड करेंगे, वो चौधरी नज़ीर साहब थे। बहुत सारी तस्वीरें अभी भी मेरे पास बड़ी में जा रहे हैं जुलूस में, और सब लोगों ने मिलकर इत्तेफाक कर लिया। तो ये आपकी यादगार मुलाकात? हाँ, वो मौलाना के साथ। सर आपकी? चूँकि मौलाना का जिक्र चला है तो हम चूँकि लाहौर से थे तो इसलिए जब मौका मिलता था हम वो असली मजालिस उनको कहते थे, हम उसमें बैठ जाया करते थे। और जैसे इकराम भाई ने बताया कि वहाँ हर तरह के लोग आते थे और हर तरह के सवाल करते थे। तो एक पठान आया वो, उसने सवाल किया कि मौलाना ये मुझे बात समझ नहीं आई कि सफ़र में कसर जायज़ है, कसर करना चाहिए, लेकिन ससुराल में जाके कसर वाजिब नहीं है, उधर पूरी नमाज पढ़नी पड़ती है, क्यों? अब मौलाना ने उसको जवाब देना शुरू किया। वो सारे लाया जाए कि नहीं मतलब बात बनी नहीं। जब वो मौलाना सारे जवाब दे चुके और देखा कि ये मुतमिन नहीं हो रहा, तो मौलाना ने उससे कहा अच्छा ये बताओ कि ससुराल, तुम्हारी ससुराल क्यों है? कि मेरी घरवाली वहाँ होती है। उन्होंने कहा जहाँ पे घरवाली होती है ना, इसलिए वहाँ पे नहीं है कसर। तो उसने कहा कि घर में तो कसर नहीं होती ना, तो जहाँ घरवाली होती है वो तुम्हारा घर ही है। तब वो आराम से। अच्छा, बात लोगों को समझाने के लिए जरा सा एक और बात मुझे घर से मिसाल देनी पड़ती है, याद आ गई। हमारे शेखुपुरा से थे अल्लाह बख्श चौधरी नज़ीर विरक साहब, तो वो भी मौलाना के करीबी मतलब शुरू के साथियों में से, MNA भी रहे हमारे शेखुपुरा से। तो थे, जट आदमी थे और बड़े सादा और बड़े जैसे जटों का एक मिजाज होता है। तो एक दफ़ा कहते हैं कि रिवायत है कि मौलाना से कहने लगे कि मौलाना ये जो पान खाने वाले और पजामा पहनने वाले ये इनकलाब लेके आएंगे। तो
मौलाना कहने लगे, चौधरी साहब हमारी तरफ से कोई तहमत बांधने वाला ले आए, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो मतलब ये है कि बाज़ औक़ात बड़े मुश्किल सवालों को भी जो है ना वो कितनी आसानी के साथ और बड़े इस तरह की तो बेशुमार मिसालें हैं। एक मरतबा कोई छोटा सा वाक़या है, वो पकड़ा गया कि अखबार में तस्वीर छपी, तो वो दाढ़ी रखी हुई कि देखे जी मौलवी चोरी करता हुआ पकड़ा गया। तो मौलाना को शायद कहीं दिखाया या देखिए जी मौलवी चोरी करता हुआ, कहना नहीं मौलवी नहीं चोरी करता, पकड़ा गया चोर ने दाढ़ी रखी हुई है। आपकी मुलाकात हमारे पास कुछ मिनट बाकी हैं, ज़रा मुख्तसरन। मेरी मुलाकात, एक तो जो है ना 2 मुझे चीज़ें याद आ रही हैं। एक तो मुलाकात हुई थी नजमुद्दीन अरबकान साहब से, जो तैयब उर्दगान जो तुर्की के वज़ीर आज़म हैं उनके उस्ताद हैं, और उस वक्त वो रिफ़ा पार्टी के सदर भी थे, और वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उनके साथ एक मुलाकात हुई थी। तो वो मेरे लिए एक बड़ी अहम थी। दूसरी मुलाकात को मुलाकात कहना चाहिए या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही यादगार वाक़या है, और वो नसीम हिजाज़ी साहब के साथ। क्योंकि नसीम हिजाज़ी साहब को हम बचपन से या स्कूल के ज़माने से पढ़ रहे थे, और ऐसे ही लगता था कि जैसे ये कोई 500 साल या 700 साल पुराना कोई किरदार है। ऐसी बात है। जब यहाँ इस्लामाबाद में आए तो कुछ अरसे बाद पता चला कि वो सैटेलाइट टाउन में रहते और सैटेलाइट टाउन में रहते हैं। अच्छा, हमारे एक दोस्त थे, मुझे पता चला कि वो उनके यहाँ जाते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, और मैंने कहा कि वो ज़िंदा हैं और हैं भी यहाँ पे। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे भी उनसे मिलना है। उन्होंने बताया कि आजकल वो बीमार हैं और ज़रा थोड़ी सी सेहत उनकी बेहतर हो जाए तो फिर मैं आपको ले जाऊँगा। लेकिन वो सेहत तो बेहतर ना हो सकी। एक दिन अखबार पढ़ते हुए ख़बर पड़ी, और वो उनकी वफ़ात की ख़बर थी, मगर सुर्खी ये लगी हुई थी और तलवार टूट गई। और फिर उसके बाद हम वहाँ गए सैटेलाइट टाउन में उनके यहाँ, तो जनाजा हो चुका था, और वो उनकी जो डेड बॉडी थी उसको वो बस में कर रहे थे कब्रिस्तान के लिए। तो चूँकि जनाजा वहाँ हो चुका है तो हम दोस्त हम भी उस बस में सवार हो गए, और जब कब्रिस्तान पहुँचे तो थोड़े लोग थे। अब वहाँ पे जब उनका जनाजा वहाँ रखा तो मैंने उस वक्त फिर कहा, मैंने कहा कि मैंने इनको देखना है। तो उस वक्त जो है फिर उनका चेहरा मैंने देखा, और बल्कि जब हम यानी कब्र में जब उतारा जा रहा था तो चूँकि थोड़े लोग थे तो हमें भी ये मौका मिल गया कि एक तरफ से जो है मैंने भी पकड़ा हुआ था। तो वो मेरे लिए बड़ा एक अहम है कि जिनको हम बचपन में पढ़ते थे उनको देखा भी, और वो उस हालत में जो है वो। मैं बाद में भी उनकी कब्र पे एचेट का जो कब्रिस्तान, उनकी ग्रैंड डॉटर जो है जी जी वो हमारी स्टूडेंट, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से उसने बीएससी किया, और जब उसने कर लिया तो उसने मुझे कहा कि सर मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको गाइड शाइड किया कि ISSB में क्या होगा, क्या नहीं, कोई गाइड वाइड किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ISSB क्लियर कर गई। और फिर जब वो क्लियर कर गई तो वो PM में जाने लगी। तो मैं क्या फिर दोबारा मुझसे मिलो आके। तो वो आई मिलने के लिए। मैंने उसको बताया कि देखो इससे पहले जो कुछ मैंने आपको गाइड किया था वो जहनी काविशें थी, क्योंकि टेस्ट वेस्ट जो होते हैं वो उसके वो होते हैं। अब तुम जहाँ जा रही हो वहाँ पे जहनी कम और जिस्मानी मुशक्क़तें ज़्यादा होंगी, तो एक फ़िक्रा याद कर लो, इट विल पास। सही है। बट जब भी कोई तुम्हारा दिल टूटने लगे और भागने को जी चाहे तो तुम भागना नहीं, बल्कि ये कहते रहना दिल में खुद अपने और दिन नहीं रहता है भी नहीं रहना। बिल्कुल। सारा सलाउद्दीन हमारे यहाँ रेडियो पे भी आती रही जब यहाँ स्टूडेंट थी जिनकी आप बात कर रहे हैं। चूँकि वक्त ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का, मेरी यादगार मुलाकात आप दोनों हजरात ने मौलाना मौदूदी साहब का जिक्र किया, मेरी तो उनके साथ मुलाकात नहीं रही, नाम ज़रूर सुना था, लेकिन उनके शागिर्द अजीज़ जो डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम हैं, उनसे बहुत मुलाकातें इस तरह रहीं कि मैं 3 साल उनके इदारे में पढ़ा हूँ कुरान कॉलेज में, और जो पहला बैच था उसका मैं स्टूडेंट था, और 3 साल उनके साथ गुजारे इस तरह से कि सुबह वो फजर की नमाज के बाद जब जाते थे एक्सरसाइज करने मॉडल टाउन पार्क में, तो हम जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स थे उसी वैन में, वो वैन थी, उनके साथ जाते थे और एक्सरसाइज करते थे और इकट्ठे वापस आते थे, और जितने भी वहाँ उनके दुरूस भी सुने।
मेरी बीवी बड़ी फ़ैन है उनकी, कभी कभी कोई क्लिप शेयर करती है मेरे साथ, ये डॉक्टर साहब का, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ बैठ के सुना हुआ उनके सामने। तो उनसे मेरी मुलाकात यादगार रही। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया इस पे किस दिन तफसीली बात करेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, आप जो ना हमारे कुछ सामीन बड़े उदास हैं, एक और मैसेज भी आ चुका हुआ है मेरे पास, तो वो कुछ सवालात थे लेकिन ज़रा वक्त नहीं है उसका जवाब हम भी दिया उदास जाए। हैं आपको जो ना, हम भी उदास हैं। हाँ, तो आपको इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्रामों में वक्तन फ़वक्तन जो है ना दावत देते रहेंगे, आपको ज़हमत देते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये मुलाकात आपसे भी जारी रहेगी और आपकी सामीन के साथ भी जारी रहेगी। ये था जी प्रोग्राम कैजुअल टॉक।